दोस्तों आज पेश है लगे ना ठोक कर किस्मत को। ये कवर चित्र है दोस्तों। दोस्तों ये दूसरा भाग है, किस्मत तेरे खेल निराले। मैं यहाँ तक की कहानी पढ़ी है आपने, अब आगे पढ़ते हैं। किस्मत तेरे खेल निराले में पढ़ लिया। जैसे ही दुर्गा के बंधन खुले, मैं कहाँ हूँ, तुम मेरे जहाज पर हो। यह कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है दुर्गा, अब तुम मेरे चुंगल में हो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, अब तुम मेरे साथ विवाह करना ही पड़ेगा। इतना कहकर केशव एक और बढ़ने लगा। तभी दुर्गा वहां से उठी और पीछे की तरफ हटने लगी। मैं तेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगी कमीने। अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ा तो मैं पानी में कूद कूद जाऊंगी। यह तुम क्या कर रही हो दुर्गा? इतना कहकर झपट कर उन्होंने दुर्गा की बांह पकड़ ली। यह तू क्या पागलपन है दुर्गा? मैं तुझे भिखारिन से राज रानी बनाने की सोच रहा हूँ और तू मरने की तैयारी हो रही है। राज रानी बनाने की जगह मैं मौत को गले लगाना बेहतर समझूंगी। छोड़ दे मुझे। घमंडी दुर्गा, मैं तेरे घमंड को चूर चूर कर दूंगा। मुझे इस तरह धोखे से उठा कर लाने वाले कायर आदमी, मेरा हाथ छोड़ दे और मुझे समुद्र में कूद जाने दे। नहीं, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये ले, और तेरी इतनी हिम्मत, ठहर अभी तुझे मजा सिखाता हूँ, कहकर दुर्गा कर बेता से पीटने लगा। आहा, तेरे लिए यही उचित सजा है मगरूर और औरत। और जब दुर्गा बेहोश हो गई तो तब वह उसे पीटता रहा। उसे बाद एक सेवक को आवाज बुलाई, रामू इस औरत को ले जाओ और जहाज के उस कमरे में बंद कर दो जहाँ टूटा फूटा सामान पड़ा है। जो हुक्म मालिक। राम रामू दुर्गा को खींचकर कमरे में ले गया जिससे जहाज का टूटा फूटा सामान पड़ा था। दुर्गा को वहीं छोड़कर कमरे के बाहर निकल आया। दरवाजे पर कुंडी लगाकर केशव के कमरे में मालिक से औरत को कमरे में बंद कराया हूँ। रामू, वह औरत पर कड़ी निगरानी रखना, ध्यान रहे वह भागने न पाए। उधर सत्यसेन गिरता पड़ता नदी से कुछ दूर पर स्थित सुजानगढ़ राज्य की ओर बढ़ चला जहाँ रात गिराई थी। रात बिताऊं मैं कहीं, कहाँ जाऊं? अब ये रात इसी राज्य में गुजारनी पड़ेगी। फिर वह कुछ देर तक सत्यसेन नगर में व्यर्थ घूमता रहा। फिर रात्रि अधिक हो जाने के बाद फुटपाथ पर ही पड़कर सो गया। सुबह उसकी आँख खुली। अरे यह क्या, यह नगर में कोई लोग मुंह लटकाए कहाँ जा रहे हैं? सत्यसेन पास गुजर रहे एक व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, तुम लोग मुंह लटकाए कहाँ जा रहे हो? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लगता है तुम परदेसी हो। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। हाँ भाई, मैं परदेसी हूँ और कल रात ही राज्य में आया हूँ। क्या बात है भाई? तो हमारे राज्य में क्या बात है भाई? हमारे राज्य में भारी मुसीबत टूट पड़ी है। राजा का निधन हो गया इसलिए लोग राजमहल की ओर जा रहे हैं। इतना कहकर वो आदमी आगे बढ़ गया। उसके जाने के बाद सत्यसेन सोच में डूब पड़ा। मैं कैसा दुर्भाग्यशाली हूँ। रात को मैं इस राज्य में प्रवेश किया और आज सुबह इस देश के राजा मर गए। यह सब मेरी ही वजह से हुआ है। मुझे राजा की शिव यात्रा में शामिल होना चाहिए। यह सोच वह सत्यसेन के पीछे भीड़ में चल पड़ा और भीड़ के साथ चलता हुआ राजमहल तक पहुंचा। कुछ देर बाद राजा सत्यसेन की अर्थी बाहर निकल आई। राजा, महाराज चंद्रसेन अमर रहे, महाराज अमर रहे। सब यात्रा आगे बढ़ी। सत्यसेन ने भीड़ के साथ चलते रहा। कुछ दूर जाने के बाद अर्थी थामे हुए आदमी को हटाकर स्वयं अर्थी पर कंधा दिया। तभी महामंत्री की दृष्टि उस पर पड़ी। लगता है यह आदमी परदेसी है, मुझे इस आदमी से पूछताछ करनी चाहिए। अगले ही पल, क्यों भाई, तुम यहाँ परदेसी हो? हाँ, मैं परदेसी हूँ। यह सुनकर महामंत्री बोले, भाई कृपा करके तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें से कुछ कार्य है। आपको मुझसे कार्य है? हैरत में डूबे सत्यसेन मंत्री को और देखा। और फिर मंत्री भीड़ से बाहर निकल आए और महामंत्री ने 4 सैनिकों को अपने पास बुलाया। सत्यसेन को इशारा करते हुए बोला, इन्हें सम्मान के साथ राज के अतिथि गृह में ले जाओ, इनका सत्कार करो। जो आज्ञा महामंत्री जी।
आप अतिथि गृह में चलकर विश्राम कीजिए। मैं दिवंगत महाराज का अंतिम चंद्रसेन के अंतिम संस्कार होने के पश्चात आपसे मिलने अतिथि गृह में आऊँगा। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, इस समय ज़्यादा बातें करने करने का नहीं है, मुझे आपके बाद में विस्तार पूर्वक बात बताऊंगा। इतना कहकर महामंत्री राजा चंद्रसेन को शव यात्रा की ओर बढ़ गए और सैनिक सत्तासेन को लेकर राजकीय अतिथि गृह की ओर चल पड़े। यह मैं किस झमेले में फंस गया हूँ, महामंत्री की बातों से मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। उन्होंने मुझे अतिथि गृह में ठहरने का आदेश क्यों दिया है? राज के अतिथि गृह में पहुंचने के बाद जब तक महामंत्री नहीं आए आप इस कक्ष में विश्राम कीजिए। सैनिक उसे छोड़कर चले गए। कुछ देर में सेविकाएं उनके लिए भोजन ले आई। सत्यसेन को भूख लगी थी, अतः वह झटझट कर खाना खाया और भोजन करने के पश्चात आलस छा गया। वह शयन कक्ष में लेट गया। लेटती आंखें लग गई और फिर सत्यसेन घोड़े बेचकर सोता रहा। उस चिंता होते कि एक सेवक उसे जगाया। अतिथि अतिथि गृह में बड़े बड़े कक्ष में प्रधान महामंत्री जी अन्य मंत्रियों के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहाँ महामंत्री जी आपको बुलाया है। जैसे ही सेवक सत्यसेन को लेकर बड़े कक्ष में पहुंचा, आइए आप इस सिंहासन पर विराजिए। यह लोग मुझे सबसे ऊंचे सिंहासन पर क्यों बैठा रहे हैं? असमझ में डूबा सिंहासन में बैठ गया बूढ़ा महामंत्री उसके पास पहुंचा और बोला, श्रीमान, यह सोचकर आप हैरान हो गए कि हम इतना बड़ा आदर सत्कार क्यों दे रहे हैं। ठीक, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। सचमुच मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे ऊंचे सिंहासन पर क्यों बैठा रहे हैं। तो सुनिए, आज से आप सुजानगढ़ के नए राजा हैं, इसलिए आपको ऊंचे सिंहासन पर बैठाया जा रहा है। क्या हमारे दिवंगत महाराज चंद्रसेन निसंतान थे? हमारे राज्य की प्रजा के अनुसार प्रथम प्रदेशी दिवंगत संतान निसंत राजा की अर्थी को कंधा देता है तो उसे राज्य का नया राजा नियुक्त कर दिया जाता है। ओह, तो यह चक्कर है। वाह रे किस्मत, तू भी क्या 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 खेल खेलती है। पहले मुझे छीन लिया, अब दूसरे राज्य का राजा बना दिया। पत्नी चरित्री निकली और दोनों बच्चे मुझसे बिछड़ गए। पता नहीं मुझे अपनी किस किस खेल दिखाएगी। और अपने दोनों पुत्रों की याद करते हुए सत्यसेन उदास हो गया। क्या बात, आप सहसा उदास क्यों हो गए? सहसा हमने बिछड़े हुए पुत्रों की याद आ गई, न जाने वे जीवित है या नहीं। सत्यसेन की बात सुनकर मंत्री जी उससे पूछा, महाराज, क्या आपके परिवार जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे? क्या आप यह भी बताएंगे किस देश के निवासी है? हम कपिल देव के राजा सत्यसेन है। क्या आप सत्यवादी राजा सत्यसेन है? हाँ, इस अवस्था में हमारे राज्य में कैसे? हम अपना राज्य 10 वर्ष के लिए कांची के देश ज्वाला सिंह को दान में दे आए हैं। 10 वर्ष के लिए ज्वाला सिंह हमें हमारा राज्य वापस लौटा देंगे। यह हमारा वो भाग्य है कि आप जैसे सत्यवादी राजा हमारे देश के नए राजा बनेंगे। आपकी कीर्ति तो दूर दूर तक फैली है महाराज। अब आप कक्ष में जाकर आराम कीजिए। सिंहासन ज़्यादा दिन तक रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए कल ही आपको राजभिषेक होगा। उसी रात सुजानगढ़ के वृद्ध राजगुरु महामंत्री को अपने पास बुलाया। कहिए राजगुरु, आपने मुझे कैसे याद किया? बैठिए महामंत्री जी, आपसे नए राजा के बारे में विस्तार करना चाहते हैं। हमने सुना है इस राज्य में होने वाले नए राजा कपिल वस्तु राजा चंद्रसेन है, उसे 10 वर्ष के लिए अपने राज्य के दूसरे राजा को दान कराए हैं। आपने सही सुना है राजगुरु जी। और यह हमारे सौभाग्य के हमें नए राजा के रूप में सत्यवादी चंद्रसेन का नेतृत्व मिला है। इसलिए क्या आपने इस बात पर विचार किया कि 10 वर्ष पश्चात जब राजा चंद्रसेन दूसरे राज्य अपने अपना राज्य वापस ले लेंगे तो हमारे राज्य को छोड़कर अपने राज्य में वापस चले जाएंगे और ऐसी सूरत में हमारे राज्य को कौन संभालेगा? ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। जो राजा बिना सोचे समझे अपने राज्य को दान में दे सकता है, मौका पड़ने पर वह सुजानगढ़ को भी दान में दे सकता है। इस बात का क्या परिणाम होगा कि क्या इसके बारे में आपने कोई सोचा? महामंत्री जी, आपने मुझे असमझ में डाल दिया है गुरु जी। अब आप ही बताइए इस बारे में क्या करना चाहिए। क्योंकि दिवंगत महाराजा को अर्थी कंधा देने वाला राजा चंद्रसेन प्रथम परदेशी है, इसलिए यहाँ की प्रथा के अनुसार सुजानगढ़ राजा तो अब उन्हें ही बनना पड़ेगा।
हाँ, उनके बस में करने का कोई उपाय सोच सकता हूँ। तो गुरुजी शीघ्र कोई उपाय सोचिए जो हम लोग हित में हो। महामंत्री की बात सुनकर गुरु भी सोच में डूब गए और सोचने के बाद बोले, राजा चंद्र सेन को वश में करने का एक उपाय है, समृद्धि विनाशक नामक सोमरस पिला जाए और पीते ही वे अपनी समृद्धि भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा करना क्या फायदा होगा गुरुदेव? इससे यह फायदा होगा कि सत्यसेन पिछली सभी बातें एकदम भूल जाएंगे और यानी वे यह भी भूल जाएंगे कि कपिल देश के राजा थे और कोई परिवार भी था। इस प्रकार सत्यसेन कभी सुजानगढ़ को छोड़कर नहीं जाएंगे और हमेशा के लिए यहीं के रह जाएंगे और हमेशा हमारा इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार समृद्धि साथ साथ उनकी दान देने की आदत भी छूट जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। राजा सत्यसेन समृद्धि के गायब कर देगा, हमारे हित में रहेगा। फिर महामंत्री गुरु से विदा लेकर वहां से वापस चले गए और समृद्धि विनाशक सोमरस लेकर राज नृत्य खंबा के पास पहुंचा। रंभा, तुम्हें इसी समय राजकीय अतिथि गृह में जाकर सोमरस वहां ठहरे सत्यसेन को पिलाना है, जो आज्ञा। और रंभा सोमरस का पात्र ले गई और जल्दी ही वह अपने श्रृंगार किया वह सोमरस का पात्र लेकर सत्यसेन के पास पहुंची। मैं राजकत्री रंभा हूँ, आप किस प्रयोजन से यहाँ आई है? आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि की सेवा संस्कार करना धर्म है, इसलिए सोमरस लेकर आपके पास आई हूँ, आप इसे अनुग्रहण कीजिए। इतना कहकर रंभा ने एक पात्र में सोमरस डाला, पात्र राजा की ओर बढ़ाया। दीजिए श्रीमान। रंभा से सोमरस का पात्र लेकर सत्यसेन ने गटगट पी गया और सोमरस पीते ही, अरे यह क्या? सोमरस पीते ही सत्यसेन कराने क्यों लगा है? तभी कराना हुआ सत्यसेन बेहोश हो गया। मुझे जल्दी महामंत्री के पास सत्यसेन की बेहोशी की सूचना देनी चाहिए। और रंभा भागती हुई महामंत्री के पास पहुंची। महामंत्री जी सोमरस पीते ही सत्यसेन न जाने क्या हुआ, वह करा उठे और बेहोश होकर गिर पड़े। ओह, तो सोमरस ने अपना असर दिखा दिया। क्या मतलब यह कि रंभा, मैंने सोमरस तुम्हें सत्यसेन को पिलाने को दिया था, वह समृद्धि विनाशक सोमरस था जिसे पीकर सत्यसेन बेहोश हो गया है। सुबह से पहले होश नहीं आएगा। लेकिन आपने सत्यसेन के ऐसा क्यों किया महामंत्री जी? समृद्धि में नाशक सोमरस के द्वारा उसकी समृद्धि क्यों छीन ली? रंभा, तुम्हें इस कार्य को सौंपा गया है, तुम्हें पूरा हो चुका है, इसलिए तुम ज़्यादा सवाल जवाब ना करो और यहाँ से जा सकती हो। रंभा ने कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत ही सिर झुकाकर चुपचाप वहाँ से लौट गई। दूसरे दिन जब सत्यसेन होश में आया, महामंत्री उसके पास पहुंचे। मैं कौन हूँ? आप सुजानगढ़ के नए राजा है कमलकांत हैं, आपका राज्याभिषेक होगा महाराज। मेरा नाम कमलकांत है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या आप सच कह रहे हैं? मैं सच ही कह रहा हूँ महाराज। और सत्यसेन ने कुछ भी याद नहीं आया तो वह बेचैनी से अपना माथा मसलने लगा। और सत्यसेन की यह अवस्था देख महामंत्री ने कहा, आप अपने राज्य अभिषेक के लिए तैयार होना है। श्यान कक्ष से उठिए और सिर तैयार होकर राज दरबार की ओर चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। असमझ में डूबा हुआ राजा श्यान कक्ष से उठकर वस्त्र बदलने लगा। वो जल्दी तैयार होकर सत्यसेन महामंत्री के साथ राज दरबार में पहुंचा, जहां राजगुरु सत्यसेन का राज तिलक किया, उसके सिर पर राजमुकुट रखा। ऐसा करते ही नए राजा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उधर राजा सत्यसेन की सुजानगढ़ की नया राजा बना दिया गया। उधर धोबिन धीरसेन और वीरसेन के साथ सुजानगढ़ के बाहर से अपने घर में पहुंचे। बच्चों, आज हम तुम्हारे माता पिता हैं और ये तुम्हारा घर है। धीरसेन और वीरसेन उत्सुकता से चारों ओर देखने लगे। और अगले दिन धीरसेन धोबी बोला, पिताजी, आप हम दोनों को अपने काम में हाथ उठाएंगे। भैया ठीक कह रहे हैं पिताजी, मेरे बच्चों। ये इतना कहकर धोबी प्रशंसा से उन दोनों को अपनी छाती से लगा लिया। उधर जहाज में कमरे में दुर्गा को बेहोश आया। आह, मैं कहाँ हूँ? वो दुर्गा कुछ देर तक आंखें फाड़कर चारों ओर देखती रही। लगता है केशव ने मुझे जहाज में किसी कमरे में बंद कर दिया है। मैं क्या करूँ केशव? मुझे इस बेदर्दी ने मारा है, मेरा अंग दर्द कर रहा है।
और दुर्गा अपने दुर्भाग्य पर रोना, हे भगवान तूने यह क्या किया, मेरे पूरे परिवार को छीन लिया। महाराज सत्यसेन ने मेरे बिना जाने क्या हाल हो रहा होगा। दोनों बच्चे वीरसेन और धीरसेन ना जाने किस हालत में होंगे। यह सोच दुर्गा फुट फुट रोने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। केशव दत्त कमरे में आया। कहो दुर्गा, क्या हालचाल है, अभी होश ठिकाने आए या नहीं आए। दुर्गा कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसकी ओर देखने लगी। दुर्गा, देख दुर्गा, अपनी जिद छोड़ दे, मेरी पत्नी बन जा। मैंने तुझे हीरे मोतियों से मैं सजा दूंगा। संसार की सारी खुशियां तेरी झोली में डाल दूंगा। कहकर केशव दुर्गा का हाथ थाम लिया। दुर्गा घृणा से उसका हाथ चटका। सुने, मुझे मत छू कमीने। अपनी जिंदगी रहते कभी तेरी पत्नी नहीं बनूंगी। मुझे अपनी पत्नी बनाने के ख्वाब छोड़कर, वरना अंजाम बुरा होगा। ओह, रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया अभी तेरे तेवर। याद रख, अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। तेरी पत्नी बनने की अपेक्षा में तड़प तड़प कर मरना मंजूर है। दुर्गा, अपने इस रूप पर बहुत घमंड है ना। तेरे इस घमंड को धूल में मिला दूंगा। तेरे विवाह करने को कभी नहीं कहूँगा। अब तू मेरी जातियों से परेशान होकर एक दिन स्वयं मुझसे विवाह करने को कहेगी। वह दिन तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा केशव। और रामू, इस औरत को 5 दिन तक खाने पीने को न देना। यह सुनकर केशव क्रोध से भरका पांव पटकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। जो हुक्म मालिक। केशव समुद्र में केशव का जहाज समुद्र में बढ़ता रहा। दुर्गा कमरे में बंद 2 दिन हो गए। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। कमजोरी के कारण दुर्गा बार बार चक्कर आ रहे थे। जैसे जैसे करते हुए बंद दरवाजे को पास पहुंची और दरवाजे को दस्तक दी। ठक 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 ठक। दरवाजे की आवाज सुनकर बाहर बैठा राम चौंका। लगता है अंदर से दुर्गा दरवाजे को दस्तक दे रही है। उसने दरवाजा खोला। क्या बात है, मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। मालिक ने कहा है कि जब तक तुम्हें उसकी बात नहीं मानोगी तब तक खाना नहीं मिलेगा। ओ, दुर्गा दुखी होकर रोने लगी। यह देखकर, दुर्गा मेरी बात मान ले, मालिक का कहना मान ले और तेरी भलाई है। मैं जानता हूँ कि केशव बहुत क्रूर आदमी है, तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। मैं भूखी मर जाऊंगी, उसकी बात नहीं मानूंगी। इतना कहकर दुर्गा दरवाजा बंद कर दिया। और 5 दिन बाद रामू ने दुर्गा के कमरे का दरवाजा खोला और कमरे में पहुंचा। ओह, यह तो बेहोश पड़ी है, मुझे इसके भूख सहन नहीं कर पाई। मुझे मालिक के पास पहुंचकर इसकी बेहोश होने की सूचना देनी चाहिए। रामू केशव के पास पहुंचा। मालिक, दुर्गा अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। क्या 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 हुआ उसे। मालिक, भूख के मारे सहन नहीं कर पाई इसलिए बेहोश हो गई। अगर उसे 1-2 दिन खाना नहीं दिया तो मर जाएगी। यह सुनकर केशव चिल्लाया। मैं नहीं चाहता वह इतनी जल्दी मौत गले लगाए। उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जाओ, पहले उसे जाकर बेहोश लाओ, फिर उसे कुछ खिला देना। जो गया मालिक। और रामू जाने लगा। एक बात याद रखना रामू, दुर्गा को पेट भरकर कभी नहीं देना। पूरे दिन उसे केवल 4 रोटियां मिलनी चाहिए। मैं याद रखूंगा मालिक। और रामू खाना लेकर दुर्गा के पास पहुंचा। उसने मुंह पर पानी पर चीटे मारे। वो होश आ गया। वो और कराती हुई दुर्गा ने आंखें खोल ली। दुर्गा, उठ, मैं तेरे खाने लाया हूँ। खाना? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, जल्दी उठो। दुर्गा उठी और भूखी शेरनी की तरह खाने में टूट पड़ी। कुछ देर बाद 4 रोटियां खा गई। थोड़ा खाना और दे दो, मालिक की आज्ञा, पूरे दिन में तुम्हें केवल 4 रोटियां खाने को मिलेंगी। और इतना कहकर रामू थाली उठा ली और कमरे से बाहर निकल गया। तभी केशव ने कमरे प्रवेश किया। दुर्गा, मैंने कई भूखे प्यासों के लिए लंगर नहीं लगा रखा। इस तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ने तो शर्म नहीं आई? उठो, जहाज में सभी कमरे की सफाई करो। और बेबस दुर्गा झाड़ू उठाकर जहाज के कमरों की सफाई करने लगी। मैं देखता हूँ कि ये घमंडी औरत कब तक अपनी जिद पर अड़ी रहती है। एक ना एक दिन तो मुझसे विवाह करने के लिए राजी हो जाएगी। इधर धीरसेन और वीरसेन धोबी के कामकाज में हाथ बटाने लगे। वीरसेन बेटे, तू उन गधों के पास बैठकर इनकी देखरेख भाल कर, हम तीनों कपड़े धोने तट पर जाते हैं। अच्छा पिताजी। एक दिन, बेटा धीरसेन, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज हम कपड़े धोने तट पर नहीं जा सकूंगा। आप आराम कीजिए पिताजी, मैं और वीरसेन को साथ लेकर कपड़े धोने जाता हूँ। तब धीरसेन के पास पहुंचा। माँ, तुम पिताजी का ख्याल रखना, मैं कपड़े धोने नदी तट पर जा रहा हूँ। धीरसेन को अपने साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है बेटे। और वीरसेन को तट पर पहुंचा। वीरसेन तट पर बैठकर गधे की रखवाली करने लगा और वीरसेन कपड़े धोने लगा। भैया, यह दास अभी वापस नहीं लौटी,
ये मुझे नहीं पहचानते हैं। तभी वीरसेन के पास में पड़ी एक कस्तूरी दिखाई दी। अरे ये क्या है? तब वीरसेन ने आगे बढ़कर कस्तूरी उठा ली, उसे उलट पुलट कर देखने लगा। जब उसकी समझ में कुछ ना आया, वीरसेन भैया के पास जाकर पूछना चाहिए यह क्या है, शायद उसने के बारे में कुछ मालूम हो। अगले पल, भैया देखना यह क्या चीज़ है, मुझे तो ये पास पड़ी मिली, दिखाना। वीरसेन ने कस्तूरी धीरसेन से ली और धीरसेन उसे उलट पुलट कर देखा। मुझे भी इस वस्तु के बारे में जीवन में पहली बार देखा, पता नहीं क्या है। और तब धीरसेन ने कस्तूरी नाक पे सूंघने लगी। वाह क्या सुगंध है, चीज है, इसे बड़ी मनमोहक खुशबू आ रही है। लेकिन कुछ क्षण बाद धीरसेन को झटका लगा और बेहोश होकर गिर गया। अरे भैया, अचानक अचानक क्या हो गया, कहकर धीरसेन पास बैठकर रोने लगा। और जब धीरसेन को होश आया, क्या बात है धीरसेन, तुम रो क्यों रहे हो? आप होश आ गया भैया, आप अचानक क्या हो गया था? तब धीरसेन ने चौंक कर चारों ओर देखा। अरे वीरसेन, तुम यहाँ कहाँ है? हम तो सराय में होना चाहिए था। माता पिताजी कहाँ हैं? भैया आपकी याददाश्त वापस लौट आई? क्या मेरी याददाश्त चली गई थी? हाँ भैया, आज बहुत दिन पश्चात मुझे सब याद आ गया। शायद उसी वस्तु की करामत है जिसे दिखाने के लिए आपके पास लाया था। वह वस्तु कहाँ है भैया? देशा ने कस्तूरी को सूंघने के पश्चात बेहोश हुआ था। कस्तूरी उसके हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिरी थी। दोनों भाई पृथ्वी पर बैठकर कस्तूरी ढूंढने लगे। कुछ देर बाद उन्हें कस्तूरी कपड़ों के ढेर पर मिली और दिरशन ने उसे जेब में रख लिया। तब वीरचंद बोला, माँ पिताजी कहाँ हैं? उन्हें हमसे बिछड़े हुए एक अरसा हो गया भैया। माँ बाप न जाने कहाँ चली गई। पिताजी मैंने सामने नदी में डूबते हुए देखा था। और ओह, यह क्या हो गया? पिताजी सुरक्षित आ गए? मैं जानता हूँ भैया, माँ कहाँ गई है। उन्हें दुष्ट व्यापारी कैसे उठा ले गया होगा। भैया हम दोनों नदी किनारे हैं, अकेला छोड़कर धोबिन हमें अपने साथ ले आए हुए। हम दोनों को अपने पुत्र से बढ़कर अपने पास रखे हुए हैं। दोनों की कोई संतानें नहीं है, लेकिन पिताजी सुरक्षित आ गए हैं, इसलिए मैं माँ बाप को ढूंढ ढूंढ कर रहूँगा और माँ को जालिम केसों के पंजे से छुटा कर रहूँगा। धीरचंद सोच में डूबा। देख भैया, किस बात सोच रहे हो? क्या बाकी कपड़े धोने नहीं है? मैं कपड़े धोता हूँ, तुम गधे के पास जाकर बैठो। इतना कहकर वीरचंद को पुनः कपड़े धोने लगा। शाम को दोनों कपड़े धोकर सुखाकर घर पहुंचे। भैया यही हैं वे दोनों, हमें नदी के तट पर लाए। तुम धीरसेन को यह क्यों बता रहे हो कि वीरसेन तो यह सब पता है? माँ, धीरसेन भैया की याददाश्त वापस लौट गई आई है। अब यह बात भूल गए हैं कि हम दोनों नदी के तट पर से लाए थे। लेकिन धीरसेन की याददाश्त वापस कैसे लौट आई? ओह! तब धीरसेन ने जेब से कस्तूरी निकालकर धोबी को देते हुए कहा, यह वस्तु धीरसेन को नदी के तट पर मिली। जैसे ही इसे सूंघा, मेरी खोई हुई याददाश्त वापस लौट आई। अरे यह तो कस्तूरी है, मेरे की कस्तूरी है, बड़ी दुर्लभ चीज़ है। इसे सूंघकर धीरसेन ने की याददाश्त वापस आ गई, इसलिए यह तो और भी दुर्लभ लगता है। यह कोई जादुई कस्तूरी है। पिताजी आप अपने संकटों के समय हमने दोनों भाइयों की सहायता की है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। तो क्या अब तुम दोनों हमें छोड़कर जाओगे? आपको यह कैसे सोच लिया कि हम आपको कि आप अब आप ही हमारे माता पिता ही हैं, हम दोनों आपके बेटे हैं। ओह मेरे बेटों, यह कहकर तुमने मेरी झोली में अनगिनत खुशियाँ भर दी। धोबी ने आंखों में कहते कहते आंसू भराए और धोबिन ने आगे बढ़कर दोनों भाइयों को सीने से लगा लिया। उधर सुजानगढ़ में राजगुरु एक एक दिन चंद्रसेन के पास राजमहल में पहुंचे। आइए राजगुरु, कहिए क्या कहना है। मैं आपसे एक बात अत्यंत अत्यंत नाजुक विषय में वार्तालाप करने आया हूँ। महाराज महाराज बिना नारी पुरुष अधूरा रहता है। आप सुजानगढ़ के राजा, आपके सिर विवाह कर लेना चाहिए, जैसी आपकी इच्छा राजगुरु। मैं आपके लिए आसपास राजाओं तो आपके विवाह के बारे में सूचना भिजवा देता हूँ। जिस राजन की कन्या विवाह योग्य होगी, आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। सिद्धि दीवानगढ़ की राजकुमारी तारामती राजा सत्यसेन से विवाह
संपन्न हो गया। एक दिन धोबिन, हमारे राजा कमलकांत का विवाह हुआ है, आज अपनी रानी के साथ सुजानगढ़ की प्रजा के दर्शन देने वाले हैं, चलकर उनके दर्शन कर लेने चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, ऐसा ही शुभ अवसर बार बार नहीं आता। और धीरसेन वीरसेन को पता चला कि धोबिन के साथ जाने लगे और मचल उठे, अतः चारों तैयार होकर राजमहल पहुंचे। ओह, यह तो बहुत भीड़ है पिताजी, हमें आगे चलकर महारानी के दर्शन करने चाहिए। तुम ठीक कहते हो बेटा, हम आगे चलते हैं। और धोबिन दोनों हाथ पकड़े किसी तरह भीड़ में निकलते हुए सिंहासन के समीप पहुंचे। अरे यह क्या, सिंहासन पर तो हमारे पिताजी महाराज बैठे हैं, इसका मतलब यह हुआ महाराज नदी में डूबे नहीं, जीवित है। वह दोनों खुसर फुसर करते। धोबी ने उनसे पूछा, तुम क्या खुसर फुसर कर रहे हैं पिताजी? एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घट गई है, जिसे देखकर हम बहुत दोनों हैरान हैं। क्या बात हो गई बेटा? पिताजी, सिंहासन पर राजा बैठे हुए हमारे पिता सत्यसेन हैं। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? यह तो हमारे नए राजा कमलकांत हैं, जरूर कोई भ्रम हुआ है। नहीं पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ, यह राजा सत्यसेन 100% हमारे पिता सत्यसेन है। ऐसी बात है तो तुम फूलों का गुच्छा भेंट देना, इसलिए राजा कमलकांत के पास जाओ। यदि वे तुम्हारे पिता सत्यसेन हो तो अवश्य तुम्हें पहचान लेंगे। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। अनोखा भाग्य दोस्तों, अनोखा भाग्य दोस्तों। अगली कॉमिक्स